बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, हमने अपने जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 6, उसी को हमें इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस लेक्चर को जितना भी हमने पढ़ा था उसको याद कर लिया होगा, सिनोनिम्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। अगर बेटे आपने नहीं भी किया तो काइंडली उसको प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जब ये हमारा वीक का पूरे एक सेगमेंट जो है उसको कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बेटे आपसे फीडबैक के तौर पर मैं कोई ना कोई आपको एक्सरसाइज या कोई पेपर की फॉर्म के अंदर कोई ना चीज़ आपको जो है वो भेजूँगा और उसके तरीके से आपकी फीडबैक ली जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने बेटे उसको प्रिपेयर ज़रूर करना है, ये ना हो कि आप लोग उसको बैठे रहें वैसे। ठीक है, तो जितना भी हमने पढ़ा है उसके मतलब आपको एक हफ़्ते के बाद जो है वो पूरा उसे पूरे हफ्ते का जो हमने जितना सिलेबस कवर किया होगा उसी के मतलब क्वेश्चन होगी या पेपर फॉर्म के अंदर कोई चीज़ आपसे ली जाएगी, तो आपने उसको जो है वो तैयार कर लेना है। हमने जो अपना पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने 2 पैराग्राफ पहले पढ़े थे चैप्टर नंबर 6 के। इसके अंदर बेटे जो है हम लोग अपना उससे आगे वाला जो काम है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पहले 2 पैराग्राफ के अंदर हमने जो मिस्टर चिप्स के अंदर कुछ ना कुछ कैथराइन की वजह से जो तब्दीलियाँ आई थी उनको हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे वो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। अब इसमें जो तीसरा पैराग्राफ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर है ही कि बिल्कुल जब उसकी शादी के बाद जो है वो कैथराइन बनी थी, पहले तो कैथराइन का उसका बीवी बनना उस चीज़ के मतलब जो है को खुद उसको भी इतना यकीन नहीं था कि इस तरह की लड़की जो है उसकी लाइफ के अंदर आएगी या उसकी बीवी बन जाएगी, या इस तरह से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। ये कुछ चीज़ें जो हैं इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। चलें देखते हैं बेटे इसको। हमारे पास पेज नंबर है मेरे पास 13 और पैराग्राफ नंबर है इसका 3rd, तो देखते हैं इसका क्या है। एंड देन केम दिस astonishing girl wife whom nobody had expected, least of all Chips himself. And then came this astonishing बेटे किसको बोलते हैं? हैरत अंगेज, जो हैरान कर देने वाली। चैप्टर नंबर हमारे पास है 6। सरप्राइजिंग, हैरान कर देने वाली। एंड देन केम दिस एस्टॉनिशिंग गर्ल वाइफ, और फिर ये हैरान कर देने वाली लड़की जो है वो उसकी बीवी बन कर आई। होम नो बॉडी हैड एक्सपेक्टेड, जिसकी किसी भी शख्स को जो है वो तवक्को नहीं थी। लीस्ट ऑफ ऑल चिप्स हिमसेल्फ, और सबसे कम तवक्को चिप्स को थी। चिप्स को भी बेटे वो कह रहा कि इस बात का यकीन नहीं था कि कैथराइन जैसी लड़की जो है वो उसकी ज़िंदगी के अंदर आ सकती है या उसकी बीवी बन सकती है। शी मेड हिम टू ऑल द अपीयरेंस बोलते हैं ज़ाहरी जो शक्ल सूरत होती है उसको। अगर हम इसका सिनोनिम से बेटे लिखें, अपीयरेंस, बियरिंग। शी मेड हिम टू ऑल अपीयरेंसेस, उसने उसकी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत थी उसके अंदर उसकी शनाख्त को बदल के रख दिया। अ न्यू मैन, उसको मुकम्मल तौर पर एक नया आदमी बना दिया। द मोस्ट ऑफ ऑल द न्यूनेस वास, अगरचे उसके अंदर जो नयापन आया था उसके अंदर जो एक तब्दीलियाँ रूनुमा हुई थी वो किस चीज़ की थी? वाज रियली वार्मिंग टू लाइफ ऑफ थिंग्स दैट वर ओल्ड, वो तमाम चीज़ों के अंदर एक तहरीक पैदा हो गई थी। वार्मिंग का मतलब होता है हरारत पैदा हो जाना, किसी ऐसी चीज़ के मतलब जान पड़ जाना जो बेजान सी महसूस होती है। वो कह रहा उसके अंदर जो चीज़ें पुरानी हो चुकी थी मिस्टर चिप्स के अंदर, उसकी जो हैबिट्स थी, उसकी जो आदत थी कुछ ऐसी थी जो तब पुरानी हो चुकी मुसीबत उसके अंदर मौजूद तो थी लेकिन मांद पड़ चुकी थी। ठीक है, उसका लाइफस्टाइल की वजह से या उसकी ज़िंदगी की वजह से जो मांद पड़ चुकी थी उनकी वजह से जो कुछ तब्दीलियाँ, वो कह रहा उसके अंदर नयापन आ गया था। क्या हुआ था? वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो उसके अंदर इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद हो जाना, किसी चीज़ का महदूद हो जाना। इम्प्रिजन्ड, हाँ जी, इम्प्रिजन्ड इसका होता है महदूद हो जाना, कन्फाइंड आप इसको बोल सकते हैं। और इम्प्रिजन के साथ उसने लिखा अनगेस्ड। अनगेस्ड किसको बोलते हैं? जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। अनइमेजिन्ड, अनइमेजिन्ड वगैरह
वंस अगेन इस लाइन को बेटे देखिएगा, कह रहा शी मेड हिम टू ऑल अपीयरेंसेस अ न्यू मैन, उसने एक उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत और खतोहाल के अंदर एक नया आदमी बना के रख दिया था। द मोस्ट ऑफ न्यूनेस वाज रियली अबॉर्मिंग टू लाइफ ऑफ थिंग्स दैट वर ओल्ड इम्प्रिजन्ड एंड एनगेस्ड, और ज़्यादातर जो उसका नयापन था वो किस चीज़ में था, वो उन चीज़ों के अंदर जो उसके अंदर महदूद होकर आ गई थी, जो कि कोई शख्स इसके मतलब सोच भी नहीं सकता था, तसव्वुर भी नहीं करता था कि यार ये इसके अंदर मौजूद हो सकती है, उसके अंदर वो करा एक तहरीक पैदा हो गई थी, एक नयापन आ गया था, नखार आ गया था। हिज आइज गेन्ड स्पार्कल, उसकी जो आंखें थी उसके अंदर एक अजीब किस्म की चमक आ गई थी। स्पार्कल बोलते हैं बेटे फ्लैश, चमक को बोलते हैं। उसके अंदर एक अजीब किस्म की जो है वो चमक, उसकी आंखों के अंदर एक चमक आ गई थी। हिज माइंड, उसका जो दिमाग था, विच वॉज एडिक्वेटली इफ नॉट ब्रिलियंटली इक्विप्ड, एडिक्वेटली मुनासिब तौर पर किसी हद तक, जिसको हम बोलते हैं अनफली, उसका सिनोनिम्स भी देख साथ साथ देखते जाएंगे। एडिक्वेटली, सफिशिएंटली या इनफली, या इनफली, सफिशिएंटली भी आप इसका लगा सकते हैं, इनफली भी लगा सकते हैं। कह रहा हिज माइंड विच वॉज एडिक्वेटली इफ नॉट ब्रिलियंटली इक्विप्ड, उसका जो दिमाग अगरचे बहुत ही शानदार तक, ब्रिलियंटली एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तरीके से जो है वो मुज़य्यन नहीं था। मुज़य्यन नहीं था मतलब कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो ज़हीन नहीं था, ठीक है। इसके बाद लेकिन उसके अंदर मुनासिब हद तक जो थी वो जहानत मौजूद थी। बिगेन टू मूव मोर एडवेंचरसली, उसने अब दिमाग ने जो है वो ज़्यादा जुर्रतमंदी के साथ, कर्चियसली जो हम कह सकते हैं कि उसने काम करना शुरू कर दिया। एडवेंचरसली, improved to a bit maturity, adventurously, courageously, courageously, उसने अब ज़्यादा जुर्रतमंदी के साथ जो है वो काम करना शुरू कर दिया। द वन थिंग ही हैड ऑलवेज हैड, एक चीज़ जो हमेशा उसके अंदर मौजूद होती थी, अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा बेटे इसमें ना एक चीज़ और बताता चलूँ। द वन थिंग ही हैड ऑलवेज हैड, उसने ना हैड का इस्तेमाल 2 दफ़ा किया। एक हैड उसने लिखा है ही हैड ऑलवेज हैड, ऑलवेज, उसके बाद उसने फिर से हैड लिख दिया। ये 2 दफ़ा उसने ना हैड का इस्तेमाल किया। बेटे ये जो पहले वाला हैड है ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और ये वाला जो हैड है ये है उसका ओरिजिनल वर्ब, ठीक है। हैड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जिस तरह हम लोग हैज़ का इस्तेमाल सकते हैं, हैव का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बेटे ये जो हैड है ये रखना, जैसे हैज़ की मिल्कियत किसी चीज़ की शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये उसका ओरिजिनल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ। एक चीज़ वो कैसा जो हमेशा उसके पास मौजूद होती थी वो था मजाक ही हिस्स। ब्लॉसम्स इनटू अ सडन रिचनेस, ब्लॉसम का मतलब होता है फ्लोरिश हो जाना, फलना फूलना, ठीक है। ब्लॉसम इनटू अ सडन रिचनेस, वो अचानक एक जो है वो हाइट को पहुंच गया था, एक उसके अंदर अरूज आ गया था। टू विच हिज ईयर्स लेट मैच्योरिटी, जिसके साल की वजह से जिसके अंदर पुख्तगी आ गई थी। ही बिगेन टू फील अ ग्रेटर स्ट्रेंथ, उसने अब ज़्यादा ताकत जो है वो उसको महसूस करना शुरू कर दिया। इस डिसिप्लिन इम्प्रूव्ड, उसका जो नज़्म ज़ब्त था, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि जब वो मेलबरी स्कूल के अंदर पढ़ा रहा था तो उसका जो है डिसिप्लिन वो इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उसको स्कूल को छोड़ना पड़ा। तो वो कह रहा अब उसकी शादी के बाद जब कैथरान उसकी लाइफ के अंदर आई तो उसके अंदर तब्दीलियाँ रूनमा आई। अब उसका जो डिसिप्लिन था वो हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव्ड टू अ पॉइंट, उसका डिसिप्लिन जो है वो इस नुक्ता नज़र तक बेहतर हो गया। एट विच इट कुड बिकम इन अ सेंस लेस रिजिड, और वो उस मुकाम तक पहुंच चुका था कि अब उसको बच्चों के साथ उतना जो है वो सख्ती के साथ पेश नहीं आना पड़ा। क्योंकि बेटे जो है वो ये आपने ये 2-4 चीज़ें साथ साथ याद रखनी है कि मिस्टर वैदर भाई जो था प्रिंसिपल ब्रॉकफील्ड स्कूल का, जब वो आया था तो उस वक्त मिस्टर चिप्स को उसने ये कहा था कि आपने बच्चों के साथ स्टार्ट के ऊपर जो है वो सख्ती से पेश आना। तो वो मुसलसल बच्चों के साथ अपना डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सख्ती के साथ पेश आता था। तो लिहाजा लेकिन अब जो है वो कह रहा है कि उसको इतना सख्त हुए बगैर उसका डिसिप्लिन जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गया था। ही बिकेम मोर पॉपुलर, अब वो पहले से ज़्यादा जो है वो मशहूर भी हो गया था। व्हेन ही हैड फर्स्ट कम टू ब्रॉकफील्ड, जब वो पहली दफ़ा ब्रॉकफील्ड के अंदर आया था, ही हैड एम टू बी लव्ड, उसका एक ही मकसद था
उसका मकसद क्या था कि उससे मोहब्बत की जाए, ऑनर्ड, उसे इज़्ज़त बख्शी जाए, एंड ओबेट, और उसकी जो है वो इताअत की जाए। बट ओबेट एट एनी रेट, लेकिन अतात, फर्मा बरदारी या कंप्लाई जो होता है वो तो हर हालत के अंदर उसको मिलनी चाहिए। Obeyed, but obeyed at any rate. Obeyed, लेकिन उसकी फर्माबरदारी तो है वो तो हर हालत के अंदर होनी चाहिए। ओबीडियंस ही हैड सिक्योर्ड, सिक्योर का वैसे मतलब होता है बेटे महफूज करना, तहफ़्फ़ुज़ करना, लेकिन यहाँ पे सिक्योर का मतलब होगा गेट, हासिल करना। सिक्योर, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब आ जाएगा गेट, हासिल करना। When he had first come to Brockfield, he had aimed to be loved, honored and obeyed, but obeyed at any rate. Obedience had he secured, जो है वो obedience फर्माबरदारी जो थी वो तो उसने हासिल कर ली, and honor had been granted to him, और जो इज़्ज़त है उसके साथ भी उसको नवाज दिया गया। But only one came now, अब एक चीज़ आई थी, the sudden love of boys, बच्चों की अचानक उसके साथ मोहब्बत जो है वो बच्चों की पहले उसको नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो बच्चों के साथ बहुत ही सख्त से बिहेव करता था। For a man who was kind without being soft, अब नरम हुए बगैर वो उनके साथ रहमदिल हो चुका था। Who understood them well enough, जो उनको इतने अच्छे तरीके से समझता था, but not too much, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं समझता था। And whose private happiness linked with their own, जिसकी अपनी निजी खुशियाँ जो हैं वो उनकी खुशियों के साथ शामिल हो चुकी थी। He began to make little jokes, अब उसने छोटे छोटे जो हैं वो लतीफ़े बच्चों को सुनाने शुरू कर दिए। The sort that school boys like, इस किस्म के लतीफ़े जिनको स्कूल के बच्चे जो है वो पसंद करते हैं। Mnemonics and puns, mnemonics, अच्छा बेटे इसके ना स्टार के ऊपर M लिखा हुआ है। हाँ जी, निमोनिक्स, इसको ना आपने एम को जो है वो साइलेंट कर देना है, इसको हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, इसको हमने छोड़ देना है। एन से हम जो है बेटे इसकी प्रोनाउंसिएशन लेंगे। निमोनिक्स बोलते हैं कि जो माजी की आपकी यादें होती हैं उसको किस तरह से बेहतर बनाते हैं। तो हम इसका सिनोनिम्स लिखेंगे, आर्ट ऑफ इम्प्रूविंग मेमोरी, आर्ट ऑफ इम्प्रूविंग मेमोरी, क्या आपने अपनी माजी की जो है वो मेमोरीज उसको किस तरह से बेहतर बनाना है। एंड पन्स बेटे किसको बोलते हैं, ये भी जोक्स को, लतीफ़ों को ही बोलते हैं। जोक्स या लतीफ़े कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके दोहरे मीनिंग लेते हैं, जिससे बच्चे जो हैं वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। निमोनिक्स एंड पन्स दैट रेज लाफ, निमोनिक्स और पन्स का वो इस्तेमाल करता जिनके ज़रिए से होकर बच्चों के अंदर जो है वो खुशी पैदा होती थी, खुशी और जो है मुस्कुराहट पैदा हो जाती। एंड द सेम टाइम, और बिल्कुल उसी वक्त इम्प्रिंटेड का मतलब होता है जो है वो जहन नशीन हो जाना, नक्श हो जाना, समथिंग इन द माइंड, बच्चों के दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ उनमें से जो लतीफ़े थे वो जहन नशीन भी हो जाते। देयर वॉज वन दैट नेवर फेल्ड, एक चीज़ जो जिसके अंदर वो कभी भी नाकाम नहीं हुआ था, प्लीज़ वो खुश करना। दाउ इट वॉज ओनली, उसके पास जो लतीफ़े थे उनमें से एक वगैरह ऐसा लतीफ़ा था जिसमें वो बच्चों को खुश करने में कभी भी नाकाम हुआ नहीं था। ओनली अ सैम्पल ऑफ मैनी अदर्स, वो दूसरे तमाम लतीफ़ों के लिए एक नमूने के तौर पर था। वेन एवर हिज रोमन हिस्ट्री फॉर्म्स इकसाम को वैसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बेटे फॉर्म से मुराद क्लासेस होगी, फॉर्म्स क्लासेस। Whenever his Roman history forms, जब भी उसकी रूमी तारीख की क्लासेस होती, came to deal with lex cannula, और वो लेक्स कन्यूला एक कवानीन था, ठीक है, जिसको वो डील करता, वो आगे जाके अब लाइन पढ़ते हैं तो बेटा आपको पता है लेक्स कन्यूला किसको कहते हैं। दैट
द लॉ दैट परमिटेड पैट्रिशियन टू मैरी प्लेबियंस। अच्छा, जब बेटे ये इसके स्पेल देखें प्लेबियंस के तो PLEBEIANS आता है, लेकिन इसमें हम लोग जो है प्लेबियंस में एल को जो है वो हम साइलेंट कर देंगे। पैट्रिशियन, पैट्रिशियन ये तो लॉर्ड नवाब जो होते हैं अरिस्टोक्रेट उनको बोलते हैं प्लेबियन। प्लेबियंस ऑर्डिनरी आम किस्म के जो लोग होते हैं, गरीब लोग, प्लेबियंस। अब प्लेबियंस को देखें तो बेटे इसमें एल भी है, लेकिन हमने यहाँ पे जो एल है इसको हमने नहीं बोलना, हम इसको साइलेंट कर देंगे। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? द लॉ दैट परमिटेड पैट्रिशियन टू मैरी प्लेबियंस। ठीक है, ऐसा कानून जो इस बात की इजाज़त देता है कि अमीर लोग जो हैं वो गरीब औरतों के साथ शादी कर सकते हैं। चिप्स यूज टू ऐड, चिप्स इसका इस्तेमाल यूँ करता सो दैट यू सी, देखो तुम देखते हो, इफ़ मिस प्लेब्स, लेकिन यहाँ पे जब प्लेब्स आ गया तो हम एल का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ मिस प्लेब्स वांटेड टू मिस्टर पैट्रिशियन टू मैरी हर, अगर मिस प्लेब्स मतलब जो आम खानदान से या गरीब खानदान से तल्लक रखने वाली ये ख्वाहिश रखती है कि उसकी शादी जो है वो पैट्रिशियन से या किसी अमीर आदमी से वो करना चाहती है, एंड ही सेड ही कुडंट, लेकिन वो अमीर आदमी आगे से कहते कि नहीं मैं तो आपसे शादी नहीं कर सकता, तो वो कहेगी, शी प्रोबेबली रिप्लाइड, वो कह रहा वो गालिबन इस तरह से जवाब देगी, ओ यस तुम कर सकते हो, हाँ यू कैन तुम कर सकते हो, यू लायर तुम झूठे हो, रोवर्स ऑफ लाफ्टर, और हर तरफ जो है वो गूंज होना शुरू हो जाएगी हंसी की। अब बड़े नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इसमें पैराग्राफ आगे वाला देखें तो, एंड कैथरीन ब्रॉडेड हिज व्यूज एंड ओपिनियंस। ब्रॉडेड का मतलब होता है वुसअत बख्शना, वाइडन करना, किसी को इनलार्ज करना, तोसी करना। एंड कैथरीन ब्रॉडेड हिज व्यूज एंड ओपिनियंस, कैथरीन जो थी उसने मिस्टर चिप्स के जो नज़रियात थे, जो उसकी राय थी, उसके अंदर वुसअत पैदा कर दी। आल्सो गिविंग हिम एन आउटलुक, आउटलुक बेटे बोलते हैं नुक्ता नज़र को, व्यू पॉइंट को, पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है किसी का, एंड गिविंग हिम एन आउटलुक फॉर बियॉन्ड द रूफ्स एंड टर्रेट्स ऑफ ब्रॉकफील्ड। टर्रेट्स टावर्स, इसको हम दो मीनिंग लिख सकते हैं, टावर्स भी कह सकते हैं इसको, पिलर्स भी कह सकते हैं, टर्रेट्स एंड पिलर्स। एंड कैथरीन ब्रॉडेड हिज व्यूज एंड ओपिनियन आल्सो गिविंग हिम एन आउटलुक फॉर बियॉन्ड, उसको एक नया नुक्ता नज़र दिया जिसके ज़रिए से वो देख सकता। फॉर बियॉन्ड का मतलब होता है परे होना, किसी से दूर होकर देखना। फॉर बियॉन्ड द रूफ्स एंड टर्रेट्स ऑफ ब्रॉकफील्ड, ताकि वो ब्रॉकफील्ड के अंदर की जो छत हैं या उसके पिलर्स हैं उससे दूर होकर देख सके। मतलब ये कि क्योंकि जो है मिस्टर चिप्स है जो उसने अपने आप को, अपने पीछे वाले पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था कि उसने अपने आप को महदूद कर लिया था। ठीक है, एक ही स्कूल के अंदर उसकी जो कुल कायनात जो थी वो एक इस किस्म का आदमी बन गया था कि ब्रॉकफील्ड को ही अपनी सारी ज़िंदगी समझता था। लेकिन जब कैथरीन उसकी लाइफ के अंदर आई तो उसने उसको एक नया नुक्ता नज़र दिया जिसके ज़रिए से जो है वो कैथरीन कह रही थी कि आप ब्रॉकफील्ड से हट के भी दुनिया को देखना शुरू कर दें। सो दैट ही saw his country as something deep and gracious to which Brockfield was, कि वो ताकि वो ये देख सके कि दुनिया, उसका जो मुल्क है वो उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल और गहरी चीज़ें रहने के लिए। टू विच ब्रॉकफील्ड वाज व्हाट वन ऑफ द मैनी फीडिंग स्ट्रीम्स, और वो ब्रॉकफील्ड को एक, फीडिंग का मतलब होता है जो हेल्पर के तौर पर काम, मददगार जिसको हम बोलते हैं। फीडिंग स्ट्रीम्स बैठे बोलते हैं नदी को, इसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे इसका सिनोनिम्स ब्रूक लेगी, स्ट्रीम ब्रूक नदी को बोलते हैं। लेकिन बेटे यहाँ पे सोर्सेस के मानों के अंदर भी आप इसको ले सकते हैं कि वो इसके लिए ब्रॉकफील्ड जो था अब उसके लिए एक अमदादी जरिया बन चुका था। शी हैड अ क्लेवरर ब्रेन, शी हैड, कैथरीन का जो दिमाग था वो ज़्यादा तेज़ था देन हिज, जो है वो मिस्टर चिप्स से। शी हैड अ क्लेवर ब्रेन देन हिज, वो मिस्टर चिप्स से ज़्यादा होशियारी के साथ चीज़ों को समझ सकती थी, उसका दिमाग ज़्यादा तेज़ था। एंड ही कुड नॉट कन्फ्यूट हर आइडियाज़, और मिस्टर चिप्स की बात हो रही है, कन्फ्यूट का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना किसी को, कन्फ्यूट रिजेक्ट करना।
एंड ही कुड नॉट कन्फ्यूज हर आइडियाज़ इवन इफ़ एंड व्हेन ही डिसएग्रीड विद देम। अगरचे वो कह रहा कि कैथराइन के जो ख्यालात हैं वो उसके साथ वो रजामंद नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकता था। ही रिमेन्ड फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर वगैरह देखें, अ कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स। कंजर्वेटिव किसको बोलते हैं बेटे? जो दिमाग तंग नज़र जो लोग होते हैं, जिनको ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, रवायती लोग। ट्रेडिशनल, रवायती। कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स, सियासत के अंदर वो हमेशा से एक रवायती आदमी रहा। डिस्पाइट ऑल हर रेडिकल सोशलिस्ट टॉक, अगरचे कैथराइन जो थी वो एक बड़ी वो करें इनकलाबी सोच रखने वाली और मार्क्सिस्ट जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट, समाजियात के मतलब बात करने वाली, ख्यालात रखने वाली थी, इसके बावजूद भी वो हमेशा से एक ट्रेडिशनल आदमी रहा। वट इवन वेयर डिड ही नॉट एक्सेप्ट, अगरचे लेकिन इस सब के बावजूद, वेयर ही डिड नॉट एक्सेप्ट, जब कहीं वो उसको वो कैथराइन के ख्यालात को कबूल ना कर पाता, ही अब्जॉर्ब, अब्जॉर्ब का वैसे बस मतलब होता है जज़ब करना, लेकिन यहाँ पे अब्जॉर्ब का मतलब होता है कंप्रीहेंड करना, समझ लेना। अब्जॉर्ब, कंप्रीहेंड, समझना। डिस्पाइट ऑल हर रेडिकल सोशल टॉक इवन वेयर डिड ही नॉट एक्सेप्ट, जहाँ कभी वो उसको कबूल ना करता, ही ऑब्जर्व, वो उसको ये समझता, हर यंग आइडियलिज्म वर्कड अपॉन हिज मैच्योरिटी, कि उसकी जो नौजवान मसालियत पसंदी है, आइडियलिज्म मसालियत पसंदी जो है, वर्कड अपॉन हिज मैच्योरिटी, वो उसकी पुख्तगी के ऊपर काम कर गई है। टू प्रोड्यूस एन एमेलगम, अब उसने एक ऐसा कम्बिनेशन जिससे पैदा हो गया है वेरी जेंटल एंड वाइज, जिसकी वजह से वो एक बड़ा ही शरीफ और अक्लमंद बन गया। बेटे ये हमने 2 पैराग्राफ जो है वो हमने इसको पढ़ लिए। इसके साथ आपने जो हमने पढ़े हैं, इसके साथ क्वेश्चन जो है वो इसके हमने लास्ट टाइम 6 पढ़े थे, इसके साथ आपने क्वेश्चन नंबर 10 जो लर्नर ग्रामर के ऊपर दिया गया है वो, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये आपने 4 क्वेश्चन जो हैं इनको याद करना है इनके साथ। और इसके साथ साथ हमने जो लास्ट टाइम बेटे मैंने बात की थी कि पैराग्राफ भी हमने साथ साथ कंटिन्यू करने हैं, तो आपने जो उर्दू से इंग्लिश के ट्रांसलेशन के पैराग्राफ हैं उनके पैराग्राफ नंबर 103 एंड 104, ठीक है, जो लर्नर के ऊपर सॉल्व है, हमने 100 तो कर लिए थे, 100 से प्लस हमने जाना है। 101 और 2 हमने पिछले सिलेबस जो है वो लेक्चर के अंदर पढ़े थे, इसके अंदर बेटे हमने 103 और 104 आपने उसको प्रिपेयर कर लेना है। अगर इसमें पूरे लेक्चर में बेटे कोई बात नहीं समझ आई है, किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, तो वो आप हमसे आके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह, और उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ लेंगे। अल्लाह आपको तौफीक दे पढ़ने की। अस्सलाम वालेकुम।